सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के संस्कृत के चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है धातु रूप को। तो धातु रूप को जनरली कठिन माना जाता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं इसको सही से नहीं समझ रहे होते हैं, बस रटना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कठिन हो जाता है। बुक में देखते हैं इतने सारे धातु रूप दिए हुए हैं, इतने सारे लकार दिए हुए हैं, सबका लकार किस तरीके से याद करें, इसीलिए उनको कभी नहीं याद हो पाता है। बट इस वीडियो के एंड तक आपको धातु रूप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज तक आपने जितनी बार भी धातु रूप पढ़ा होगा और इस बार जो पढ़ेंगे, इस बार आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो धातु रूप की बात करते हैं तो क्या होता है धातु रूप? तो सिंपली हम लोग इसे वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। जो क्रियाएं होती हैं संस्कृत में, उसी के मूल रूप को कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 3356, इसको याद कर लीजिए, ये फैक्ट है एक, ठीक है। और धा में जब तिन लगता है तो ये धातु रूप की उत्पत्ति होती है, धातु रूप बनता है। फिर एक टर्म है पंचांग व्याकरण, तो इसमें 5 अंग होते हैं: सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन, ठीक है। ये फैक्ट वाला पार्ट हो गया। ये बस आपको रिमेंबर रखना है कि अगर बाय चांस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि धातु रूप किसे कहते हैं और इसके वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन आपको बताना पड़े तो आप बता पाएँ। उसी के लिए थोड़ा सा होता नहीं है इंट्रोडक्शन, तो बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये धातु से निष्पन्न शब्द कौन कौन से होते हैं? क्री, भू और गम। क्री मतलब करना, भू मतलब होना, गम मतलब जाना। इसी तरीके से इनका अलग अलग अर्थ दे रखा हुआ है। अगर संज्ञा की तरह यूज़ करते हैं तो कैसा होता है, और विशेषण की तरह कैसे होता है, क्रिया की तरह किस तरीके से उसका अर्थ होता है। जैसे क्री है तो अगर संज्ञा की तरह यूज़ हो रहा है क्री धातु, तो उसका मतलब होगा कार्य, उपकरण, कर्मण और प्रक्रिया। तो बस इसी तरीके से है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली एग्ज़ाम से नहीं पूछा जाता, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। बाई चांस अगर एग्जामिनर ने आपके वाइवा में पूछ लिया तो आप बता पाएँ, इसके लिए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। फिर आगे चलते हैं, ये आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर धातु का वर्गीकरण की बात करते हैं तो परस्मैपदी धातुएं जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म को मिलता है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो भी क्रिया होती है कौन करता है? कर्ता। हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, कर्ता ने जो होता है, कर्ता ने मतलब जो करता है वो कर्म को करता है, ठीक है। कर्ता जो है वो कर्म को करता है, और जो कर्म कर रहा है उसका जो फल होगा वो अगर कर्ता जो मतलब कर्म कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, ठीक है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर किसी अन्य को मिलता है, जैसे मैंने कोई काम किया और उसका फल मुझे छोड़ के किसी और को मिल रहा है, तो परस्मैपदी धातुएं होंगी, जैसे गम और पट, ठीक है। फिर आत्मनेपदी धातुएं जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, जैसे लब और नी। उभयपद जो क्रियाएं परस्मैपदी और आत्मनेपद दोनों प्रकार के रूप रखती हैं, ठीक है, वे उभयपदी कहलाती हैं, जैसे क्री, नी और इत्यादि। मतलब जो काम है, जो कर्ता कर रहा है, उसका फल कर्ता पे भी पड़ रहा है और अन्य पे भी पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कोई काम करा तो उसका जो रिजल्ट है वो मुझे भी मिल रहा है और बाकियों को भी मिल रहा है, तो वो उभयपद धातुएं होंगी, ठीक है। तो ये धातुओं का वर्गीकरण था। क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके की कि धातुएं किसे कहते हैं और उनके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को बताइए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो वो परस्मैपदी होंगी। आत्मनेपदी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे को फल मिल रहा है, और उभयपद मैं काम कर रहा हूँ, उसका फल मुझे भी मिल रहा है और बाकियों को भी मिल रहा है। तो बस इतना ही है ये क्लासिफिकेशन। फिर लकार की बात करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, ठीक है। तो अपने सिलेबस में 5 लकार हैं: लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। लट लकार वर्तमान काल को डिनोट करती है, जो चल रहा है कार्य। लोट लकार आज्ञा, जहाँ पे आज्ञा दी जाती है तो वहाँ पे लोट लकार होता है। लंग लकार जो भूतकाल होता है, जो हो चुका है। विधिलिंग लकार जो चाहिए, मतलब जहाँ पे कोई काम करना चाहिए वहाँ पे विधिलिंग लकार होता है। जो चाहिए वाले शब्द होते हैं उनमें विधिलिंग लकार होता है।
लिट लकार आता है भविष्यत काल में। देखिए आपके एग्जाम्स में ट्रांसलेशन वाले शब्द भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप ये दोनों अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। तो आपका संस्कृत वाला जो बेसिक फंडामेंटल पार्ट होता है, जो ट्रांसलेशन होता है और बाकी संस्कृत समझने वाली चीज़ें होती हैं, वो बहुत ईजिली आ जाती हैं। तो आपको लकार और शब्द रूप ये दोनों आना चाहिए, धातु रूप और शब्द रूप दोनों आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपको कोई शब्द दे रखा है जैसे, और उसका पता करना है कि वो कौन से लकार का है, तो आपको इनसे बहुत ईजिली हो जाएगा। कैसे होगा अभी आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं लट लकार की। तो लट लकार वर्तमान काल था। तो इसमें अगर एक ट्रिक बताता हूँ मैं, तो बस आपको इतना याद करना है, ती ता अंति, सी था आमी आवा आमा। ठीक है, इतना याद करना है, इतना तो याद कर ही सकते हैं ना आप, तो इतना याद कर लीजिए। फिर इससे बहुत सारे आपके बन जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, भव धातु है, तो आपने इतना याद करा था, ती ता अंति, तो बस इसके आगे भव लगा देना है आपको। भवती, देखो यहाँ ती था तो भवती, ता था तो भवता, अंति था तो भवंती। ठीक है, सिंपल। भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावा और भवामा। सिंपल। देखिए कितना इजीली आपको पूरा ये तैयार हो गया। ये तैयार हो गया। अब इसको तैयार कर लिया आपने, तो आपने भविष्य काल भी तैयार कर लिया है। कैसे, चलिए देखते हैं अभी। तो भविष्य में सिंपल सी बात यही रहेगा, बस इश लग जाएगा, इश्य। ठीक है, देखते हैं आप किस तरीके से होगा। इश्य मैंने बोल तो दिया, अब देखते हैं। अब आते हैं भविष्य काल में। भविष्य काल, ठीक है। तो देखा, आपने देखा था ती ता अंति, तो इश्य लग गया, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा। सिंपल। अब अगर भव धातु का देखना ही है तो भविष्यति, अब छोटी की मात्रा है, मतलब ई है, तो इसकी मात्रा जो होगी छोटी वाली तो होगी, तो भव के आगे भविष्यति हो जाएगा। सिंपल। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यति, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा। सिंपल। देखिए कितनी इजीली आपको दो लकार याद हो गए, दो लकार, और उसे किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 लकार में से आपको 2 लकार तैयार हो गए। कौन से लकार? ये वर्तमान काल वाला और भविष्य काल वाला। अब बच्चे 3। देखो, आप कोई भी शब्द दिया हुआ है उससे पहचानना है कि कौन सा है, तो इश्य अगर लगा हुआ है तो सिंपल आपको पता चल जाएगा भविष्य काल। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गई कि कोई शब्द दिया है, पता करना है कौन से लकार का है, तो आपको पता हो जाएगा। वर्तमान काल याद हो गया, उससे भविष्य काल कैसे बनाना है वो हो गया। भविष्य काल आ गया अगर आपको, तो उससे वर्तमान काल कैसे बनाना है वो आपको आ गया। तो सिंपल, एक याद कर रहे हैं उससे दूसरा अपने आप याद हुआ जा रहा है। फिर ये 2 हो गए आपके। अब बात करते हैं लोट लकार की। तो लोट लकार, तो इसमें आपको इतना याद करना है, तू ताम अंतु, आ तम ता, आनी आवा आमा। ठीक है, आपको कितना याद करना पड़ा अभी? 2। ठीक है, 2 फॉर्मेट आपको याद करने हैं, जिससे आपके 3 लकार हो गए। तू ताम अंतु, आ तम ता, आनी आवा आमा। या आप एक गाने की तरह भी याद कर सकते हैं, तू ताम अंतु, आ तम ता, आनी आवा आमा। फिर आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर भव लगा देंगे तो यहाँ पे तू का भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवावा, भवामा। सिंपल है, इजी है। बस आपको याद क्या करना है, फॉर्मेट ये जो है कि इस तरीके से लोट लकार का बनता है। तो कोई भी आ जाएगा शब्द, कोई भी आ जाएगा धातु, तो उसका किस तरीके से लोट लकार का धातु रूप बनाना है वो आपको आ जाएगा। फिर बात करते हैं लंग लकार का, जो कि भूतकाल को डिनोट करता है, जो काम पहले हो चुके हैं। तो
इसमें है ता, ताम, अन, तम, ता, अम, वा, मा। ठीक है, ये याद कर लीजिए। अब अगर आपने दो तो याद ही कर लिए हैं, ठीक है, दो याद करें, कौन से? लट लकार का और लोट लकार का। ठीक है, लट लकार से ही भविष्यत काल वाला भी आपको हो गया है तैयार, तो आपके 3 याद हो गए। ठीक है, आपको 3 याद हो गए। अब ये चौथा आपको याद अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 याद हो गए, चौथा अगर नहीं याद हो रहा है, तो आप अगर ये नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे अभवत है, अभवत, तो अभवत में अगर आभावा हटा दो, आभावा, तो ता हो जाएगा। तो सिंपल ता देखिए आपको यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इससे भी ये निकाल सकते हैं। और अगर आपको एक आता है तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, और इससे आप दूसरे का बना लेंगे। तो सिंपली कुछ भी आप याद करें, ऊपर वाला या नीचे वाला फॉर्मेट याद करें, या फिर एक एग्जाम्पल याद कर लें, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट एक याद करने का है। फिर आता है विधिलिंग लकार, मतलब जहाँ चाहिए, बस अंतर इसमें इतना होता है कि यहाँ पे आ ज़रूर लगेगा। कोई भी धातु होगा उसके आगे आ ज़रूर लगेगा। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवा, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक है, इस तरीके से आ लगाना मत भूलिएगा। फिर विधिलिंग लकार जहाँ चाहिए का यूज़ होता है, तो यहाँ पे एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव और एम। इस तरीके से आप ये भी बना सकते हैं, भवेत, भवेत, भवेताम, भवेयु, भव, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव और भवेम। ठीक है, ये इजी है, आपको याद हो गया। ये एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, तो इससे आपको ये बन जाएगा। भवेत, भवेतम, जैसे यहाँ एत है तो यहाँ भवेत, एताम है तो यहाँ भवेताम। अब ए है तो वो जब किसी शब्द, किसी वर्ड या अल्फ़ाबेट के साथ मिलेगा तो उसकी मात्रा लग जाएगी ना, ये तो वही है। इसी तरीके से पूरा आपको विधिलिंग लकार बनाना आ गया है। फिर भविष्यत काल का तो आपने सबसे पहले ही पढ़ ही लिया था। दूसरे नंबर पे जब लट लकार का पढ़ रहे थे तो लट लकारी में इश्य लगा देंगे। लट लकार में अगर इश्य लगा देंगे, लट लकार प्लस इश्य, तो ये लिट लकार बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आपके लकार थे। तो इस तरीके से आप लकार और धातु रूप याद कर सकते हैं। ये था आपका धातु रूप। ये नोट्स के हिसाब से तो बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे अगर आपको नोट्स तैयार हो गए ये वाले, तो फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे क्वेश्चन आता है जिसमें ए की मात्रा लग रही है, तो आपको सिंपली पता चल लग जाएगा कि वो विधिलिंग लकार का शब्द है, मतलब धातु है। और जहाँ पे आ लग जाएगा तो आपको पता है वो भूतकाल का है, तो वो लंग लकार हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। फिर अब देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में कितने सारे धातु रूप दिए हुए हैं और कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिए हुए हैं, जो आ सकते हैं। देखते हैं अब हम लोग उसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। संस्कृत सुधा बुक की, तो इस बुक से भी हम लोग देख लेते हैं धातु चैप्टर को, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि लगे कि छूट गया है। तो ये धातु का है इंट्रोडक्शन, जो मैंने बता ही दिया है। फिर आप देख सकते हैं कि कितने सारे धातु इस बुक में दिए हुए हैं। धातु रूप भू धातु है, यहाँ पे दृढ़ धातु है, यहाँ पे अस धातु है, फिर यहाँ पे गम धातु है, पच धातु है, और इसके सारे लकारों का दे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा बुक में दे रखा हुआ है। फिर है यहाँ पे भृगु धातु, फिर दा धातु और दिव धातु। ठीक है, ये आप बस उनके शब्द देख लीजिएगा, ताकि अगर कभी आता है कि दिव का लिखना है तो आपको पता हो कि वहाँ पे क्या लगेगा। जैसे यहाँ लट लकार है तो दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती, इस तरीके से आपको पता चल गया तो आप बाकी बना ही लेंगे। दिव्य, देविष्यति,
देविष्यता, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। जस्ट बिकॉज आपको फॉर्मेट आ गया, आपको बनाना आ गया, बट एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपकी गलतियां होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। इतने सारे धातु आपके बुक में दे रखे हुए हैं जिनका धातु रूप आपको, तो बस आपको एक बार रीडिंग मारनी है, बाकी आपको तैयार हो गया पूरा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं ये हम लोग ने कर लिया। भू धातु के पांचों लकार हम लोगों ने देखा था अभी। घन धातु के, पच धातु के हो गया, तो अथवा जन धातु के पांचों लकार के हो गया। तो सिंपली इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 9 ऑफ BMS फर्स्ट ईयर संस्कृत। इसी तरीके से इस प्लेलिस्ट में जुड़े रहिए, इस BMS संस्कृत के सीरीज़ में जुड़े रहिए, और इसी तरीके से सारा जो संस्कृत का सिलेबस है वो मैं अपलोड कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो आपको संस्कृत के लिए कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वीडियोज़ आ रही हैं उस तरीके से आप वीडियोज़ देखें, उसको पढ़ाई करते रहिए, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। शब्द रूप का, धातु रूप का, ये लिख लिख के और बार बार जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना आपको अच्छा क्लियर होता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।